A very good morning, students. I am हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़ पानी और आज हम क्लास 7th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है एयर। ठीक है, जो एयर आप जो हवा है ना, जिसे आप ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। एयर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे और एटमॉस्फेयर की जो हमारे अर्थ की लेयर्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere। अब हमारी जो अर्थ है ना, वो किससे सराउंडेड है? एक ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जैसे कि बोलते हैं ब्लैंकेट मतलब प्रोटेक्शन के लिए भी। आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर, जिसे क्या बोलते हैं हम? एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर किसे कहते हैं हम? जो हमारी अर्थ है, ठीक है, एक वो बहुत ही बड़े ब्लैंकेट से कवर्ड है, सराउंडेड है। इसे हम क्या बोल रहे हैं? एटमॉस्फेयर। मतलब इस एटमॉस्फेयर में हमारी जो है एयर्स प्रेजेंट रहती हैं, जिसे हम ब्रीथ करते हैं ना, तो इसी को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। सो ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन दी एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। तो जितने भी लिविंग बींग्स हम अर्थ में रह रहे हैं, चाहे हम प्लांट्स हों, एनिमल्स हैं हो गए या फिर ह्यूमन बींग्स हो गए, सारे के सारे किस पर डिपेंड है? एटमॉस्फेयर में ही डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। ठीक है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ऐसी एयर्स प्रेजेंट है जो कि हम ह्यूमन बीइंग ब्रीथ करते हैं, या फिर जिसकी हेल्प से प्लांट्स जो है अपने खाना बनाती हैं। इसीलिए क्या है, हमारा एटमॉस्फेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बीइंग, प्लांट्स और एनिमल के सर्वाइवल के लिए। So it provides us the air we breathe and protect us from the harmful effects of the sun rays। वह ये बोल रहा है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है वो हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? एयर प्रोवाइड करता है, जिसे हम ब्रीथ करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं ना हम। तो एटमॉस्फेयर में हमें ऑक्सीजन मिलती है और हमें जो हार्मफुल रेज आती है ना सन से, अल्ट्रावायलेट रेज भी जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तो इन रेज से भी जो है हमें अर्थ बचाता है। ठीक है, सॉरी, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जो सन से रेज आती हैं, उससे हमें बचाता है। विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय हीट ऑफ द सन। अगर एटमॉस्फेयर नहीं प्रेजेंट होगा ना, हमारी एटमॉस्फेयर ही नहीं प्रेजेंट होगा, तो क्या होगा, जो सन से हमारी दिन में इतनी धूप आती है, तो क्या होगा, उस धूप से तो हम जली जाएंगे। या फिर क्या होगा, नाइट टाइम में क्या होगा कि अगर रात में क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक है, रात में उतनी गर्मी नहीं होती है, तो फिर रात के टाइम में वो बोल रहे कि बहुत ठंड पड़ जाएगी। तो ऐसे तो फिर क्या होगा, सो दिस मीन्स मास ऑफ एयर दैट हैज़ मेड द टेम्परेचर ऑन द अर्थ लाइवेबल। यही बोल रहा है कि एयर के वजह से ही हम अर्थ में जिंदा अभी तक बचे हुए हैं और अर्थ में लाइफ पॉसिबल है। अगर एटमॉस्फेयर ही हमारा प्रेजेंट नहीं होगा, तो हमारे जो सन से मतलब रेस आ रही है, उसके वजह से हमें दिन में बहुत गर्मी होगी, हम जलने लगेंगे उससे, या फिर रात को बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। अब यहाँ पे आपको साइड में एक दे रखा है, डू यू नो करके। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाई ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। अब देखिए, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो हमारी अर्थ से, जो हमारे सन से रेज आती है ना, जो सन से हीट आती है, उसको एब्जॉर्व करती है। ठीक है, तो यही है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन द एटमॉस्फेयर क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएटेड फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस गैस हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, क्योंकि ये क्या क्रिएट करती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब यही है कि क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो जो सन से रेस आ रही है, उसको क्या कर रही है? एटमॉस्फेयर में अब्जॉर्व करके रख रही है। अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो क्या होगा? विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, तो अब हमारे अर्थ में क्या है, जो सन की रेज आ रही है, उससे ही कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्व कर रही है और अपने पास रख रही है, जिससे हमें फिर वो जब रिलीज़ करती है तो एटमॉस्फेयर में एक वार्म इन्वायरमेंट भी बना रहता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हमारी हीट ही ऑब्जॉर्व नहीं होगी, तो इससे क्या होगा, हमारा अर्थ में रहना मुश्किल हो जाएगा और बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड होगा एटमॉस्फेयर में। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, इस जैसे कि हावेवर when its level in the atmosphere increases due to factory smoke or car fumes, the heat retained increases the temperature of the earth। अब देखिए, जो हमारे क्या होता है, जो फैक्ट्रीज होती है ना, जो इंडस्ट्रीज होती है, या फिर जो स्मोक होता है, मतलब जो कारों से धुआं निकलता है, इनके वजह से क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या करती है,
हीट को एब्जॉर्व करती है। अब इतनी ज़्यादा अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जा रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये फैक्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है उसकी वजह से, ठीक है, और भी क्या बोलते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है डे टू डे, टाइम बाय टाइम, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करेगी, तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अभी तक नेचर में जितना प्रेजेंट है वो लिमिटेड अमाउंट ठीक है, लेकिन ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज़ हो रही है। इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा एटमॉस्फेयर में, हमारा जो है अर्थ में क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसे कि हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यही बोलते हैं, राइज इन द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ में क्या है, टेम्परेचर बढ़ जाना, जो कि किस वजह से बढ़ रहा है, जो ये फालतू की कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है फैक्ट्रीज से या फिर स्मोक से, जो कि सन से आने वाली रेस को एब्जॉर्व कर रही है। तो अब बोल रहा है कि दिस राइज इन टेम्परेचर कॉज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू मेल्ट। अब जैसे जो कोल्डेस्ट, जो पोल होता है ना, जो पोल साइड होता है हमारे अर्थ में, वहाँ क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो वहाँ बहुत बर्फ़ पड़ी होती है। अब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारी जो स्नो है इन सारे पार्ट्स में वो भी पिघल रही है। अब जैसे जैसे स्नो पिघल रही है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो सी का लेवल हो रहा है वो भी बहुत राइस हो रहा है, जिसके वजह से फ्लड्स आ रहे हैं, ठीक है, कोस्टल एरियाज़ में, और क्लाइमेट में भी बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। तो जिसके वजह से क्या इतना ज़्यादा ही अगर CO2 बढ़ते रहा तो फिर ह्यूमन सर्वाइवल जो है कभी ना कभी जो है थोड़ा दिक्कत हो जाएगी हमें लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर कंपोजिशन, एटमॉस्फेयर क्या है, किन किन चीज़ों से मिल के बना है, एटमॉस्फेयर किन किन चीज़ों से मिल के बना है, कौन कौन सी गैसेस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। So do you know that the air we take in while breathing actually a mixture of many gases? अब जैसे जो एयर हम ब्रीथ करते हैं ना, उसमें क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा गैसेस का मिक्सचर होता है। ऐसा नहीं है कि एयर में सिर्फ हमारा क्या है, ऑक्सीजन ही है, हमारे एयर में और भी गैसेस हैं जो मिली हुई होती हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 2 गैसेस विच मेक अप द बल्क ऑफ एटमॉस्फेयर। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ऐसी 2 गैसेस हैं जिससे क्या है, हमारा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन 2 ऐसी गैसेस हैं जो एटमॉस्फेयर में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस प्रेजेंट हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन एंड हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम हो गया, ओजोन हो गया, ये उतने अमाउंट में नहीं है जितना कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट है, ऑक्सीजन 21 प्रेजेंट है, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03, आर्गन 0.93, और बाकी की जो गैसेस हैं वो 0.4%। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे एटमॉस्फेयर में गैसेस प्रेजेंट है वो क्या है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसमें क्या बोल रहा है, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस टाइनी डस्ट पार्टिकल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर। अब बोल रहे हैं कि इन गैसेस के अलावा क्या होता है, डस्ट पार्टिकल भी हमारे एयर में प्रेजेंट रहते हैं। तो ये पाई चार्ट में आपको यही दिखाया गया है कि नाइट्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा प्लैनेटिफुल गैस है, एयर में हमारे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पे है कि व्हेन वी इनहेल वी टेक सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सेल हीट। अब क्या बोल रहे हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हम कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी हम उसको इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स तक जाती है, फिर जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो वो नाइट्रोजन क्या होती है, बाहर आ जाती है। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। अब क्या है, जो प्लांट है उनको क्या है, नाइट्रोजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन से ही उनका सर्वाइवल होता है। जैसे ह्यूमन बीइंग को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, हम ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं, ऐसे ही प्लांट्स को नाइट्रोजन चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। तो प्लांट क्या है, नाइट्रोजन को डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकती है, मतलब प्लांट के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो डायरेक्टली एयर को, नाइट्रोजन को वो एयर से ले ले। तो क्या होता है, जो बैक्टीरिया रहते हैं ना सॉइल और रूट्स में, सम प्लांट, जैसे प्लांट है वो सॉइल में ही होगा कहीं पे, तो जो उस सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, या फिर प्लांट की रूट में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं,
वो हेल्प करते हैं प्लांट को नाइट्रोजन लेने में, ठीक है। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट इन द फॉर्म सो दैट प्लांट कैन यूज़। तो वो क्या करते हैं, रूट्स हो गए या फिर सॉइल हो गई, वो नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और ऐसे फॉर्म में उसे चेंज करते हैं जो कि हमारे प्लांट्स फिर यूज़ करते हैं। और फिर प्लांट क्या होता, और फिर क्या है, सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा कौन सी एयर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन, जो कि प्लांट के सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब जो दूसरी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस है और जो हमारी एटमॉस्फेयर में दूसरी सबसे ज़्यादा गैस प्रेजेंट है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमन एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। अब जो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स होते हैं ना, वो ऑक्सीजन लेते हैं। हम जो ब्रीथ करते हैं, हम क्या ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब ग्रीन प्लांट क्या होती है, वो ऑक्सीजन बनाती है किस में, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जब खाना, जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की प्रेजेंस में क्या है, अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो जब प्लांट्स क्या है, अपना खाना बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। सो इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर, तो इस वे में क्या है, जो ऑक्सीजन कंटेंट रहता है एयर में वो कांस्टेंट रहता है, क्योंकि ह्यूमन बींग अगर ब्रीथ कर रहा है ऑक्सीजन, तो प्लांट्स क्या है, ऑक्सीजन बना रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है, ऑक्सीजन कंटेंट क्या है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन अगर क्या है, हम ट्रीज को काट देंगे तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा। ट्रीज को काट देंगे तो फिर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, प्लांट नहीं रहेंगे तो क्या है, ऑक्सीजन कहाँ से बनेगी। हम ऑक्सीजन लेते तो जा रहे हैं लेकिन एटमॉस्फेयर में कहाँ से आएगी, अगर जो है ट्रीज ही नहीं होंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, बैलेंस ही बिगड़ जाता है। अब यहाँ पे आपको साइड में दिखाया है कि जब हम एयर को हीट करते हैं ना, तो इट एक्सपैंड बिकम लाइटर एंड गोज अप। अगर क्या हम एयर को हीट करते हैं, अगर किसी भी चीज़ को क्या आप हीट करोगे तो वो क्या होती है, लाइट हो जाएगी थोड़ा, ठीक है। और वो क्या होती है, ऊपर को चले जाती है। कोल्ड एंड डेंसर एयर इज़ हैवी। अब जो कोल्ड एयर होती है, ठीक है, और जो थोड़ा जिसका एयर का वॉल्यूम ज़्यादा होती है वो थोड़ी भारी होती है, तो इसीलिए वो नीचे की तरफ रहती है। तो व्हेन हॉट एयर राइसेस, कोल्ड एयर फ्रॉम सराउंडिंग एरिया रशेस देयर टू फिल द गैप, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आपकी क्या एयर है, वो थोड़ी हीटअप हुई, ठीक है, वो थोड़ी गर्म हुई तो वो ऊपर को चली गई। अब उसकी जगह जो नीचे कोल्ड एयर थी उसने क्या थी, वो ऊपर को गई, तो उसकी जगह नीचे जो कोल्ड एयर जो हैवी है और डेंस है उसने ले ली, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन जो ये जो साइकिल है वो चलते रहता है, ठीक है, कि लाइट एयर ऊपर को जाते रहती है और कोल्ड एयर नीचे से फिर क्या उसकी जगह ऊपर को आते रहती है। अब देखिए, आपने नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा, ऑक्सीजन के बारे में पढ़ा, अब कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये भी एक इम्पॉर्टेंट गैस है, क्योंकि जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही क्या होता है, अपना फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, जो कि ऑक्सीजन ह्यूमन बींग्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, एक साइड रिलेटेड है ना एक दूसरे से सारी गैसेस भी। नाइट्रोजन है, प्लांट्स क्या है, नाइट्रोजन लेते हैं, वो खुद नहीं ले पाते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, तो क्या उनमें जो रूट्स या सॉइल्स हैं वो नाइट्रोजन लेती है, ठीक है। तो प्लांट्स अपने सर्वाइवल के लिए फिर क्या, प्लांट्स क्या करती है, सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या है, खाना बनाती है। अब खाना बनाती है तो वो उस टाइम पे क्या है, ऑक्सीजन रिलीज करती है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। सो दिस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द ह्यूमन और एनिमल सीम टू बी इक्वल टू द अमाउंट यूज बाय द प्लांट विच मेक अ परफेक्ट बैलेंस। लेकिन देखिए, ये अमाउंट जो है ये अभी अगर हम कोई ह्यूमन एक्टिविटीज से अपने एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब ना करें ना, तो एक इक्वल बैलेंस चलते रहेगा, क्योंकि जितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हम ह्यूमन बींग और एनिमल रिलीज कर रहे हैं ना, वो क्या है, उतने अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, कार्बन मतलब प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं अपना खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से बनाते हैं ना, तो वो यूज़ कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं बैलेंस इक्वल रह रहा है ना, क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी तो बहुत प्रॉब्लम है, ज़्यादा होगी तो अर्थ में ज़्यादा हीट ऑब्जर्व होगी, जिससे क्या होगी, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, रेस होगा, जिससे हमारे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट। अब यही इसमें बताया गया है कि जब हम बहुत सारे फ्यूल्स जला रहे हैं तो इससे बैलेंस से बिगड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रही है एटमॉस्फेयर में, हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे अर्थ के वेदर और क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर बताया है,
ठीक है, कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी 5 लेयर प्रेजेंट रहती है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से ऊपर तक लेके हमारे 5 लेयर में डिवाइडेड रहता है जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, हम ये पढ़ते हैं। ट्रोपोस्फेयर, जो ट्रोपोस्फेयर होती है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, और इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। जैसे हमारी अर्थ की सरफेस से, तो अर्थ की सरफेस से 13 किलोमीटर ऊपर तक अगर आप देखें तो वो हमारा पूरा एरिया क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। ठीक है, जैसे कि आपको दिखाया ना यहाँ पे, देखिए ये अर्थ की सरफेस है, यहाँ पे ये अर्थ की सरफेस है, लैंड एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अर्थ की सरफेस से ऊपर 13 किलोमीटर तक मान लीजिए यहाँ तक जितना भी एरिया है ये पूरा क्या है, ट्रोपोस्फेयर है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ट्रोपोस्फेयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं ना वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर में ही प्रेजेंट रहती है। और ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमिना लाइक रेनफॉल, फॉग एंड हेल स्टॉर्म अगर, और जो ये रेनफॉल हमारी बारिश जब आती है, ये धुंध भी, हमें जो सारी चीज़ें दिखती है ना ये ट्रोपोस्फेयर में ही होती है। जैसे आप ऊपर से, जब हम ऊपर भी देखते हो तो बारिश आपको दिखती है ना, ऊपर तक देखते हैं तो वहाँ जहाँ तक थोड़ा ऊपर तक आपको दिखती है कि बारिश की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन ऊपर आप देखते हो तो पता ही नहीं चलता है वो कहाँ से आ रही हैं। तो जिस लेयर तक हमें वो दिख रही हैं वो क्या है, हमारी ट्रोपोस्फेयर है। अब स्ट्रेटोस्फेयर क्या होती है, अबाउट ट्रोपोस्फेयर लाइज द स्ट्रेटोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फिर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर आता है। इट एक्सटेंड्स अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। अब जो ये हमारा ट्रोपोस्फेयर है ना, इससे 50 किलोमीटर ऊपर तक हमारा यहाँ तक क्या है, पूरा स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट है। अब स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है, दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। अब ये इसमें क्या होता है, हमारे क्लाउड्स भी प्रेजेंट नहीं रहते हैं, तो इसके वजह से क्या होता है, एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिना मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। जो ये स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना, वहाँ पे हमारे एरोप्लेन्स जो आप देखते हो ना, वहाँ पे जिस ऊपर अगर आप नीचे से एरोप्लेन जहाँ पे देख रहे हो, तो जहाँ एरोप्लेन वो फ्लाई कर रहे हैं ना, वो जो हमारे लेयर प्रेजेंट है उसे हम स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्लाउड व्लाउड हो गया, कोई प्रेजेंट नहीं रहती, तो वहाँ पे वेदर कंडीशन का ऐसा कोई वो नहीं रहता है। ठीक है, अब क्या है, वन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर इज दैट इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। अब जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें क्या हमारी ओजोन गैस प्रेजेंट है, हमारी ओजोन लेयर होती है। ठीक है, जो कि हमारे सन से रेस आते हैं ना, हार्मफुल रेस, उससे हमें आने तक क्या है, प्रोटेक्ट करती है। हमें सन की रेस से, जो हार्मफुल रेस होती है ना, उससे प्रोटेक्ट करती है, वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर में ही प्रेजेंट रहती है। अब मीजोस्फेयर क्या होता है, ये क्या है, थर्ड लेयर है हमारी एटमॉस्फेयर की। सबसे पहले कौन सी थी, ट्रोपोस्फेयर थी, जिसमें हमारी वो गैसेस प्रेजेंट रहती हैं जिन्हें हम ब्रीथ करते हैं, इसीलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट लेयर थी। दूसरी हमारी कौन सी लेयर थी, स्ट्रेटोस्फेयर थी। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या थी, यहाँ क्लाउड व्लाउड इतने ज़्यादा होता नहीं है, तो ये क्या होती है, एरोप्लेन मतलब उड़ाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आइडियल मानी जाती है, तो इसी लेयर में हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं। अब तीसरी लेयर क्या है, मीजोस्फेयर है, ये किसके ऊपर आती है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के। और स्ट्रेटोस्फेयर में हमारी क्या थी, ओजोन गैस भी प्रेजेंट थी, जो कि हमें हार्मफुल रेस से बचाती है। तो मीजोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है, और इसकी जो हाइट होती है लगभग 80 किलोमीटर ऊपर तक इसकी हाइट होती है। और जो मेटेरॉइड्स होता है ना, बर्न अप इनटू द, जो हमने जो पढ़े थे ना, मेटेरॉइड्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इसी लेयर में। जैसे मेटेरॉइड्स अगर ऊपर से कोई प्लैनेट का पार्ट या कोई भी रॉक का जो पार्ट है ऊपर, वो नीचे जब आता है टूट के, छोटा सा टुकड़ा, अगर वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ आना चाहता है, तो क्या वो अर्थ में आने से पहले एयर में जो फ्रिक्शन होता है ना, उसके वजह से क्या होता है, वो जल जाता है। तो क्या है, इसी लेयर में जो ये हमारी मीजोस्फेयर है, इसी लेयर में जो मेटेरॉइड्स होते हैं वो मतलब जल जाते हैं, हमारे एयर में फ्रिक्शन होने। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि ये यहाँ पे नहीं जल पाते, इसलिए अर्थ में आके गिर जाते हैं, नहीं तो मोस्टली क्या होता है, हमारी मेटेरॉइड्स जो होते हैं वो इसी लेयर में यहीं पे बर्न हो जाते हैं। अब नेक्स्ट लेयर क्या है, थर्मोस्फेयर। जो थर्मोस्फेयर हमारी क्या है, जो हमारी ये मीजोस्फेयर से ऊपर वाली लेयर हो गई, ये क्या हो गई, थर्मोस्फेयर हो गई। और इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर हाइट को जाते रहते हैं लेयर्स में, तो थर्मोस्फेयर में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है बहुत जल्दी जो है बढ़ जाता है।
आइनोस्फीयर भी इस लेयर का एक पार्ट है, ठीक है। और ये क्या है, 80 से 400 किलोमीटर के बीच में इसकी जो है रेंज रहती है। और ये हम जो ये हमारी लेयर के बारे में जो अभी मैं बता रही हूँ अभी आपको, ठीक है, थर्मोस्फीयर है, वो क्या है, रेडियो ट्रांसमिशन के लिए भी हमें यूज़फुल रहती है, ठीक है। रेडियो ट्रांसमिशन मतलब जो ये सिग्नल जाते हैं ना ऊपर, सैटेलाइट वेटेलाइट होती है, रेडियो वेव्स का जो हमारा ट्रांसमिशन होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे यूज़फुल होती है। फिर लास्ट हमारी जो लेयर है वो एग्जोस्फीयर। तो जो अपर मोस्ट लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसे हम बोलते हैं एग्जोस्फीयर। और ये लेयर क्या होती है, इसमें बहुत ही थिन एयर होती है। तो जो लाइट गैसेस होती है ना, जैसे हीलियम और हाइड्रोजन, ये बहुत ही हल्की गैसेस हैं, तो इसमें क्या करती हैं, वो यहाँ फ्लोट करती है। मैंने आपको बताया था ना, जो हल्की गैसेस होती हैं वो ऊपर को जाते रहती हैं, उसमें उतना वॉल्यूम नहीं रहती है, तो सबसे ऊपर जो है हल्की गैसेस होती है, नीचे नीचे हैवी एयर्स होती हैं। तो जो ये एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन, CO2, ये ज़्यादा भारी गैसेज हैं, इसलिए ये एटमॉस्फेयर के नीचे लेयर में प्रेजेंट है। जो ये हीलियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये लाइट गैसेज हैं, तो ये ऊपर को जाते रहती हैं, ऊपर को जाते रहती हैं। तो जो सबसे ऊपर वाली लेयर है एग्जोस्फीयर, वहाँ पर ये प्रेजेंट रहती हैं, ठीक है। तो जो हमने 5 लेयर पढ़ी, जो कि ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एग्जोस्फेयर, एक बार आप इन्हें अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, एग्जाम में आने के इसके बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वेदर एंड क्लाइमेट। अब हम पढ़ेंगे वेदर और क्लाइमेट के बारे में, कि वेदर क्या होता है हमारा और क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए, इट इज़ गोइंग टू रेन टुडे। हम बोलते हैं ना खुद से कि आज तो बारिश होने वाली है, हमें कैसे पता चलता है? विल इट बी ब्राइट एंड सनी टुडे। हम ये बोलते हैं कि क्या मतलब ब्राइट या फिर गर्मी होगी। हाउ मैनी टाइम्स हैव वी हर्ड दिस फ्रॉम एनजिक्सिस क्रिकेट फैन स्पेक्यूलेटिंग द फेट ऑफ अ वन डे मैच। अब हमने ये उन क्रिकेट फैन से भी बहुत ज़्यादा सुना है, जो कि जिस दिन क्रिकेट का मैच होने वाला होता है, वो मतलब ये सोचते हैं कि कहीं आज बारिश तो नहीं हो जाएगी, बारिश आएगी तो फिर क्रिकेट नहीं हो सकता है ना। तो हमने बहुत सुना है उनसे, ठीक है। इफ़ वी इमेजिन आवर बॉडी टू बी अ रेडियो एंड द माइंड इट्स स्पीकर। अगर हम इमेजिन करें कि क्या है हमारा, अगर हम क्या सोच रहे हैं, हमारी बॉडी क्या एक रेडियो है जिसमें चीज़ें चल रही है, और हमारा माइंड क्या है, स्पीकर है। हम अपने माइंड से सुन रहे हैं हम कि हमारी बॉडी पूछ रही है हमसे कि आज क्या ये होगा वो होगा, ठीक है। तो हमारा माइंड जो है वो हमें बता रहा है कि हाँ आज बारिश आएगी, आज बारिश नहीं आएगी, ठीक है। तो वेदर इज़ समथिंग दैट फिडल्स विथ इट्स कंट्रोल नॉब्स। अब क्या वेदर क्या है, हमारी लाइफ की बहुत सी चीज़ें जैसे कंट्रोल करके रखता है। अब जैसे हम कभी कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं किसी टाइम पे, अब उस टाइम पे वेदर अच्छा नहीं है, तो क्या हम जा सकते हैं उस टाइम पे घूमने? हमारा मन है फिर भी हम नहीं जा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से हमारी लाइफ को क्या है थोड़ा कंट्रोल करके भी रखता है। अब देखिए वेदर क्या होता है। वेदर इज़ दिस आर टू आर डे टू डे कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। मतलब वेदर क्या है, घंटों से घंटे में चेंज हो सकता है, या फिर डे टू डे। मतलब कि मान लीजिए आज क्या है, थोड़ी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आज हम नहीं जा पाए कहीं घूमने, फिर कल क्या है थोड़ा गर्मी कम हो गई, तो इसे हम क्या बोलते हैं, वेदर। मतलब ये डे टू डे या फिर आर टू आर चेंज होती है। अब जैसे हॉट और ह्यूमिड वेदर मेक वन इरिटेबल। अब अगर बहुत ही ज़्यादा हॉट है और वेदर और ह्यूमिड है, बहुत नमी है, तो इससे क्या होता है, हम ह्यूमन बीइंग को इरिटेबल रहता है। लेकिन अगर प्लीजेंट वेदर है, ब्रीजी वेदर है, ठंडी हवाएं चल रही है, तो मतलब उससे हमें अच्छा लगता है, ठीक है। तो वेदर बेसिकली यही है कि जो आवर टू आवर और टाइम टू टाइम या फिर डे टू डे हमारा चेंज होते रहता है। जैसे कल का वेदर ये था कि कल बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत ही सनी था, फिर आज क्या हो गया, थोड़ा धूप कम हो गई, उतनी धूप नहीं आ रही है, तो ये वेदर है। अब क्लाइमेट क्या है, हाउएवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। अब क्या है, जैसे मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, अभी गर्मी चल रही है, तो एवरेज वेदर जो कि क्या है बहुत लंबे समय तक रहता है। अब जैसे वेदर क्या है, कल बहुत गर्मी थी तो आज क्या है थोड़ी गर्मी कम हो गई, ये वेदर है। लेकिन गर्मी तो चल रही है ना, कल भी थी गर्मी, आज भी है गर्मी, तो ये गर्मी वाला टाइम है वो क्या है कि लंबे समय तक चलेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लाइमेट बोलते हैं। कि कोई भी एक जो वेदर कंडीशन है वो क्या है बहुत लंबे समय तक चल रही है, उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट बोलते हैं। अब देखिए टेम्परेचर क्या होता है। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो टेम्परेचर तुम हर दिन फील करते हो ना, वो एटमॉस्फेयर का ही टेम्परेचर है।
द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड द कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर। अब डिग्री ऑफ हॉटनेस मतलब कि जो एयर है वो कितनी हॉट है या फिर वो कितनी कोल्ड है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं। अब देखिए, द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफियर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। अब ऐसा तो नहीं है कि अब ऐसा होता है ना कि दिन में बहुत गर्मी होती है, रात को उसके अकॉर्डिंग या उसके मुकाबले क्या होता है, थोड़ा कम गर्मी होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर है वो दिन और रात में ही चेंज हो रहा है। टेम्परेचर क्या होता है, सीज़न से सीज़न भी चेंज होता है। जैसे समर है, उस टाइम पे क्या होगी, एयर गर्म होगी तो उस टाइम पे बहुत गर्म होगा। विंटर है तो उस टाइम पे क्या है, थोड़ा ठंडी रहेगी, तो उस टाइम पे कोल्ड सीज़न होगा हमारा। तो ऐसे ही जो टेम्परेचर है वो डे टू डे भी चेंज होता है और क्या है, सीज़न टू सीज़न भी चेंज होता है, ठीक है। अब देखिए, एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर इज इंसोलेशन। अब इंसोलेशन के बारे में पढ़ेंगे हम। इंसोलेशन क्या होता है? इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। जो सोलर से, हमारे सन से एनर्जी आ रही है उसे अर्थ हमारा कितना एब्जॉर्ब कर रहा है, उसे इंसोलेशन बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इंसुलेशन बेसिकली क्या है कि कितनी अमाउंट ऑफ जो है गर्मी है, ठीक है, कितनी अमाउंट ऑफ जो टेम्परेचर कितना ज़्यादा हॉट है उसे हम इंसुलेशन बोलते हैं। अब इंसुलेशन डिक्रीज होता है, जैसे हमारी अर्थ है, पढ़ाया था मैंने आपको, ये इक्वेटर है, तो यहाँ से ऊपर वाला यहाँ तक कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। यहाँ पे हमारे पोल्स प्रेजेंट होते हैं ना, नॉर्थ पोल हो गया और साउथ पोल हो गया। तो इंसुलेशन क्या होता है, जब हम इक्वेटर से ऊपर नॉर्थ के पोल की तरफ जाते हैं तो जो इंसुलेशन मतलब अमाउंट ऑफ हॉटनेस जो होती है वो कम होती जाती है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि जो मैंने आपको बताया भी था, जो सन के रेज होती है वो डायरेक्टली इक्वेटर में पड़ती हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेटर होता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे सन से सोलर एनर्जी अर्थ एब्सॉर्ब ज़्यादा कर पाती है। फिर जैसे जैसे ऊपर हम पोल की तरफ जाते हैं तो सन की रेज वर्टिकली नहीं पड़ती है, स्लैंटेड तिरछी पड़ती हैं, मतलब डायरेक्टली नहीं पड़ती, तो इधर को थोड़ी कम गर्मी होती है। और पोल्स में तो क्या होता है, सन की रेज उतनी पड़ ही नहीं पाती है, तो वहाँ को क्या होता है, ठंडा होता है। तो यही बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कम होता है जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं। अब देखिए, नाउ डू यू अंडरस्टैंड, इसीलिए बोल रहे हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि पोल में इतना ज़्यादा स्नो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ इतने सन की रेज इतने ऐसे पहुँच ही नहीं पाती, तो वहाँ क्या रहता है, स्नो रहता है। If the earth temperature rises too high, it will become too warm for some crops to grow. अगर क्या होगा, अर्थ का हमारा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा ना, तो जो हमारी कुछ क्रॉप्स हैं जो जिनके लिए क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो जाएगी ग्रो करने के लिए। और जो टेम्परेचर होता है सिटीज़ का, आपने भी कि देखा होगा कि जो शहरों में टेम्परेचर होता है वो गाँव के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है। वो ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि द कंक्रीट एंड मेटल्स इन बिल्डिंग एंड द एसफल्ट ऑफ रोड्स गेट हीटेड अप ड्यूरिंग द डे। क्योंकि जो हमारे शहर होती है वहाँ जो बिल्डिंग्स बनी होती है मेटल से, जो कंक्रीट होता है हमारे बिल्डिंग में, और जो रोड में एसफल्ट प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो रात को क्या है, इस हीट को रिलीज़ करता है। इसीलिए क्या होता है, हमारा जो टेम्परेचर होता है शहरों में ज़्यादा होता है। और भी रीज़न है कि जो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग्स ऑफ द सिटीज़ ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज़, ठीक है। अब देखिए, हमारे क्या है, शहर में बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, तो इसके वजह से क्या है, बिल्डिंग्स है तो ज़्यादा हीट वो ट्रैप करती हैं, तो इसकी वजह से हमारा क्या है, शहर में ज़्यादा गर्मी होती है, गाँव में उतनी गर्मी नहीं होती हमारे सिटीज़ के कंपेरिजन में। अब देखिए, एयर प्रेशर क्या होता है, हम एयर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। एयर जो हमें प्रेशर लगाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। तो जो हमारे ऊपर एयर होती है ना, वो हमारी बॉडी में एक प्रेशर लगाती हैं, ठीक है, वो एक फोर्स लगाती है। लेकिन क्या हम इसे फील नहीं करते हैं, हम इसे फील इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी है ना, वो भी एक काउंटर मतलब उसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगाती है, तो वो प्रेशर क्या होता है, इक्वल हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। मतलब एयर हमें प्रेशर लगा रही है लेकिन हमारी बॉडी भी उसका अपोजिशन कर रही है, काउंटर प्रेशर क्या है, उसके अपोजिशन में लगा रही है, तो इसीलिए हमें प्रेशर फील नहीं होता है। तो एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर यही है जो प्रेशर हमें क्या कर रही है, एयर एक्सर्ट कर रही है, लगा रही है, किसमें, अर्थ सरफेस में, ठीक है, इसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं।
एज वी ग्रो अप द लेयर ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रेपिडेटली। जैसे जैसे हम एटमोसफियर के ऊपर ऊपर लेयर में जाते जाते हमारा क्या है, जो एयर का प्रेशर वो कम होता है। ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि नीचे हैवी गैसेस होती हैं एटमॉस्फेयर में, ऊपर लाइटर गैसेस होती हैं। तो हैवी गैसेस होंगी तो वो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगी, ठीक है, और जो ऊपर लो गैसेस होंगी वो क्या होंगी, प्रेशर भी कम लगाएंगी, क्योंकि वो लाइट हैं, वो उतनी डेंस नहीं है। तो इसके वजह से जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में लेयर ऊपर 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 बढ़ते जाते हैं तो हमारा क्या है, ये प्रेशर भी जो एक्सर्ट होता है वो कम होते जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यही बताई गई है यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए जो एयर होती है ना वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरियाज की तरफ मूव करती हैं। अब विंड के बारे में आपको बताया है, द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। अब जो एयर मूव कर रही है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ, उसे हम बोलते हैं विंड। You can see wind at work at it blows dry leaves down the pavement or uproots trees during a storm। अब आप विंड को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं जब क्या है, पेड़ से बहुत ज़्यादा पत्ते गिर रहे हैं या फिर पेड़ जड़ों से ही निकल जा रहे हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा तूफान आता है ना, स्टॉर्म का टाइम्स होता है, तो उस टाइम पे विंड को आप देख सकते हो। Okay, sometime when the wind blows gently, you can even see it blowing away smoke or fine dust। अब कभी कभी जब विंड है वो बहुत धीरे इतने ज़्यादा उससे वो नहीं चल रही होती है, तो हम देखते हैं कि वो अपने साथ थोड़ा धुआं हुआ या फाइन डस्ट पार्टिकल्स, हवा चल रही होती है, हमारी आँखों में भी लगते हैं ना थोड़े डस्ट पार्टिकल, तो वो अपने साथ ले जाती है। तो एट टाइम विंड कैन बी सो स्ट्रॉन्ग दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू वॉक अगेंस्ट इट। बट बहुत टाइम क्या होता है, विंड इतनी तेज़ हवा चल रही होती है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है हमें उसके अगेंस्ट चलना। आपने भी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया होगा, आपने भी देखा होगा ना कि जब बहुत ज़्यादा मतलब बारिश हो रही है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है तो आप अम्ब्रेला नहीं पकड़ सकते हो। अगर आप छाता पकड़ोगे तो क्या हो जाता है, वो उल्टी हो जाती है। तो उसका यही है कि इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा क्या है, हवा चल रही है जिसकी वजह से आप अम्ब्रेला नहीं पकड़ पा रहे, वो उड़ने लग जाते हैं आपके हाथों से। तो ऐसे ही जो विंड है उसको 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहली है परमानेंट विंड। परमानेंट विंड क्या है, द ट्रेड विंड्स वेस्टर्लाइट्स एंड ईस्टर्लाइट्स आर दी परमानेंट विंड। परमानेंट विंड क्या है, एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। और ये जो ये विंड होती है ना, ये मतलब ऐसा नहीं कि इस सीज़न में फ़्लो कर रही हैं, इस सीज़न में फ़्लो नहीं कर रही हैं, ये क्या है थ्रू आउट द ईयर जो है फ़्लो करती हैं। ऐसा नहीं अभी कर रही हैं अभी नहीं करेंगी, पूरे साल के फ़्लो करती हैं। और एक क्या है, एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करती हैं, ऐसा नहीं अपनी डायरेक्शन चेंज करती, पूरे साल फ़्लो करेंगे और एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेंगी। अब सीजनल विंड क्या है, दिस विंड चेंजेस देयर डायरेक्शन। अब ये विंड क्या होती है, अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं। अब जैसे गर्मियों का सीज़न है तो इस डायरेक्शन में चल रही हैं, अब सर्दियों का आया तो दूसरी डायरेक्शन में चल रही हैं। तो जो विंड्स अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं सीज़न टू सीज़न, उसे हम बोलते हैं सीजनल विंड। अब लोकल विंड क्या होती है, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और अ ईयर इन अ स्मॉल एरिया। जो ये विंड होती है ना, लाइक किसी किसी दिन या फिर साल में एक बार या फिर मतलब किसी किसी दिन ये विंड जो है ब्लो करती हैं। जैसे कि अब जब से गर्मियों में कभी कभी बोलते हैं ना, लू आ गई बहुत तेज़ एकदम से बहुत हवा आती है, उसमें बहुत गर्मी होती है। तो ये हमेशा तो नहीं होती ना, हर गर्मी में मतलब जितने महीने गर्मी चलेगी उतने महीने तो ऐसी विंड नहीं ब्लो करती है ना, कभी कभी होता है कि वो हाँ आ जाती है, तो इसे हम बोलते हैं लोकल विंड। अब मॉइस्चर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, नमी, ठीक है। व्हेन वाटर इवापोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज, जब वाटर क्या होता है, इवेपोरेट होता है हमारे ज़मीन से या फिर डिफरेंट वाटर बॉडीज से, तो वो क्या बनता है, वो वाटर वेपर बन जाता है, ठीक है। सो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इन नोन एज ह्यूमिडिटी। तो ये मॉइस्चर जो नमी हमारे हवा में प्रेजेंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, क्योंकि वाटर वेपर ऊपर को इवेपोरेट हो रहा है तो वो ऊपर एयर में ही तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो वो एयर में जो हमारे वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। When the air is full of water vapor, we call it a humid day। अब जब एयर हमारी क्या होती है, वाटर वेपर से फुल होती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा ह्यूमिड डे आज। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapor increases, and so it become more and more humid। अब देखिए जब एयर क्या होती है, अब जैसे मैंने आपको बताया एयर थोड़ी गर्म है तो वो ऊपर को जाएगी, ठीक है। और जैसे एयर ऊपर को जा रही है, ठीक है। अब
तो एयर पानी है, वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो इवापोरेट होगा, ऊपर को हमारी हवा में पानी जाएगा, तो क्या होगा, हमारे एयर में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और अगर हमारी हवा भी गर्म है तो उसके अंदर बहुत सी कैपेसिटी हो जाती है वाटर वेपर को होल्ड करने की, तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा ह्यूमिड बढ़ते जाता है। जैसे इसलिए होता है ना, जो गर्मियाँ होती हैं उसमें क्या होता है, कई कई दिन क्या होता है, हमारी ह्यूमिडिटी भी बहुत, नमी बोलते हैं ना, चिपचिपी वाली गर्मी जैसे हम बोलते हैं, वो भी होती है, क्योंकि गर्मियों में हमारी हवा गर्म रहती है, हवा गर्म है तो उसके अंदर क्या होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है पानी को पकड़ने की, तो वो ज़्यादा वाटर वेपर को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से पानी में ज़्यादा नमी आ जाती है। और क्या होता है, ह्यूमिड डे में भी क्या होता है, हमारी क्लोथ्स को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब देखिए यहाँ पे आपको बताया है, व्हेन द वाटर वेपर राइसेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, द वाटर वेपर कंडेंस कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। अब जैसे पहले तो वाटर बॉडीज से वाटर इवेपोरेट हुआ तो पानी ऊपर को गया, एयर में क्या है, एयर गर्म थी तो उसने उसको पकड़ लिया, उसके वजह से ह्यूमिडिटी हो गई। अब क्या है, अब जो ये वाटर वेपर हैं फिर ये और ऊपर को जाते हैं, अभी थोड़ा और ऊपर को जाएंगे, वहाँ पे एयर उतनी वार्मर नहीं है तो ये थोड़ा कूल होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, ये थोड़े कंडेंस होते हैं, कंडेंस होने के बाद ये क्या बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, फिर से पानी की छोटी छोटी बूंदें ये बन जाती हैं। और क्लाउड भी हमारा क्या है, जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट, जो बादल आपको दिखते हैं ना आसमान में जब बारिश आने वाली होती है, तो वो और कुछ नहीं, जो ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स है ना, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से मिल जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, इसे ही हम क्या बोल देते हैं, क्लाउड्स बोल देते हैं। फिर व्हेन these droplets of water become too heavy to float in air, they come down at precipitation। अब क्या है, जब ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में ये वाटर ड्रॉपलेट्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, एयर बहुत मतलब हैवी हो जा रहा है, ऊपर एयर नहीं पकड़ पा रही है इसको, तो फिर ये नीचे आ जाते हैं, अर्थ में ही आएंगे नीचे, तो क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिसिपिशन बोलते हैं। अब देखिए, प्रिसिपिशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, फिर अब जो प्रिसिपिशन है जो पानी के फॉर्म में हमारी अर्थ में आ रही है, उसे हम क्या बोल देते हैं, रेन बोल देते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो ग्राउंड वाटर होता है वो कहाँ से आता है, रेन वाटर होता है, क्योंकि जो हमारी ग्राउंड है वहाँ पे सॉइल है, वो क्या करती है, इस वाटर को एब्जॉर्व कर लेती है अपने अंदर, तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रेन वाटर हमारे इससे रेन वाटर से ही आ रहा है, ग्राउंड वाटर। अब देखिए, इसमें मैंने जो अभी आपको बताया ना कि जैसे यही सारी प्रोसेस है कि हमारी वाटर इवेपोरेट हुआ, हमारी ऊपर एटमॉस्फेयर में गया, एयर गर्म है वहाँ पे, उसने वाटर को होल्ड कर लिया, इसलिए वहाँ पे ह्यूमिडिटी हो गई। जब जैसे आप भी अंदाज़ा घर पे लगा लेते ना, हमारे घर के बड़े लोग, या आप भी लगाते होंगे एक आइडिया, कि जिस दिन थोड़ा नमी होती है, चिपचिपापन होता है, तो फिर हम बोलते हैं ना बारिश होने वाली है करके, तो वो यही होता है, फिर जो वो नमी वाटर ड्रॉपलेट्स फिर और ऊपर को जाते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं, फिर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे ज़मीन में हमारे जो वो गिरते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको बताया है फिर कि रेन भी हमारे 3 टाइप में डिवाइड की गई है, कन्वेंशनल रेन, ओरोग्राफिक रेन और साइक्लोनिक रेन। इसके बारे में आपको इतना बताया नहीं, बस इसके डायग्राम से यहाँ पे आपको दे दिए हैं ये, ठीक है। अब देखिए, रेनफॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट एंड एनिमल। अब रेनफॉल भी प्लांट और एनिमल के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये अर्थ में फ्रेश वाटर लाती है, फ्रेश वाटर जो हम पीते हैं हमारे पीने के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बारिश होगी तभी तो क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो एब्जॉर्व करेगी तो वो ग्राउंड में वाटर होगा, और हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड से ही तो हमें वाटर मिलता है, तो बारिश की ही वजह से होता है। तो क्या होगा, अगर रेनफॉल जहाँ पे कम होती है वहाँ पे पानी की बहुत कमी हो जाती है, वहाँ पे सूखा पड़ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर वहाँ पे बाढ़ आने के भी चांसेस रहते हैं। चलिए इसकी एक्सरसाइज में एक बार देख लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, एटमॉस्फेयर क्या है, ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर है जो कि क्या करती है, हमारे अर्थ को सराउंड करके या कवर करके रखती है, और ये हमारे अर्थ में जो भी रेस आ रही हैं सन से, हार्मफुल रेस, उससे भी हमें बचाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है, विच 2 गैसेज मेक द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा गैसेज, कौन सी 2 गैसेज प्रेजेंट है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना, जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। अब देखिए, विच गैस क्रिएट ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सी गैस क्रिएट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड।
क्योंकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो वो ज़्यादा सन से आने वाली हीट को ज़्यादा ऑब्जर्व करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। अब हमारा वेदर क्या होता है, वेदर क्या है, द शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ वेदर। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारे एटमॉस्फेयर में रहता है उसे हम वेदर बोलते हैं। जो वेदर हमारा है डे टू डे और आवर टू आवर हमारा वेदर चेंज होता है। अब देखिए 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल क्या पढ़ी थी हमने, कन्वेक्शनल रेनफॉल थी, ओरोग्राफिक रेनफॉल थी और साइक्लोनिक रेनफॉल थी। एयर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर बाय द वेट ऑफ द एयर, जो हमारी एयर की वजह से जो प्रेशर हमें फील होता है ना एयर की वेट की वजह से, उसे ही हम एयर प्रेशर बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे विच ऑफ द गैसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल रेस, कौन सी गैस हमें जो है हार्मफुल रेस से यहाँ पे आपको बताया गया है कि प्रोटेक्ट करती है, ओजोन। ठीक है, ओजोन गैस जो होती है हमें हार्मफुल रेस से प्रोटेक्ट करती है, जो हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट थी, हमने पढ़ा था। अब यहाँ पे आपको बोला गया है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर कौन सी होती है हमारे एटमॉस्फेयर की, ट्रोपोस्फेयर होती है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसे हम इंपॉर्टेंट बोलते हैं क्योंकि इसमें वो एयर्स होती हैं जिन्हें हम ब्रीथ करते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर आर द एटमॉस्फेयर, जिसमें हमें क्लाउड नहीं होते हैं, कौन सी लेयर होती है इनमें से, स्ट्रेटोस्फेयर होती है ना जिसमें क्लाउड्स नहीं होते हैं, तो यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई करते हैं हमारे, और इसमें बोला है एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर द प्रेशर, जैसे जैसे हम ऊपर को जाते जाते हमारा प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं जो हमारा एयर होती है उसका वेट कम होता है, वो लाइट होती है, इसलिए प्रेशर डिक्रीज होता है। अब बोलिए व्हेन प्रिसिपिटेशन कम डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म, उसे हम क्या बोलते हैं, रेन बोलते हैं। अब इसमें आपको दिखाया है कि हमारी जो ट्रेड विंड है वो क्या होती है, हमारी परमानेंट विंड होती है। लू क्या है, आपकी लोकल विंड है। ठीक है, आपने पढ़ा था ऊपर टाइप्स ऑफ विंड में। मॉनसून क्या आपकी सीजनल विंड है। और विंड हमें किसे बोलते हैं, हॉरिजेंटल, जो मूवमेंट होता है ना हॉरिजेंटल वे में हमारी जो एयर मूव करती है उसे हम विंड बोलते हैं। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए आपको, गिव रीजन करके। वेट क्लोथ टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई ऑन अ ह्यूमिड डे, और इसमें बोल रहा है कि जो गीले कपड़े होते हैं ह्यूमिड डे में उनको सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ह्यूमिड डे में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एयर है उसमें क्या है, पानी का वाटर ज़्यादा, वाटर वेपर हमारे एयर में क्या है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो क्या होता है, जो वो एयर होती है वो हमारे कपड़ों से भी उतना ज़्यादा पानी अपने साथ नहीं ले जा पाती है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें इतना ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो नहीं ले जा पाती है उतना ज़्यादा। तो इसीलिए क्या है, हमारा ज़्यादा मतलब ह्यूमिड डे में कपड़े जल्दी नहीं सूखते हैं। और इंसुलेशन डिक्रीजेस फ्रॉम एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स पोल, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं जो हमारी अमाउंट ऑफ हीट है वो डिक्रीज़ होती है। मैंने बताया था ना, इसका रीज़न ये था कि जो हम आपकी सनरेज होती हैं इक्वेटर में डायरेक्टली पड़ती हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा गर्म होता है, और जैसे जैसे पोल की तरफ होती है यहाँ सनरेज स्लैंटेड पड़ती हैं। ठीक है, यहाँ उतनी सनरेज पड़ नहीं पाती हैं, इसीलिए क्या होता है यहाँ पे आपकी गर्मी थोड़ी कम होती है, इसीलिए अमाउंट ऑफ इंसुलेशन यहाँ पे इंसुलेशन कम होता है। सो इस चैप्टर में इतनी चीज़ें थी आपने पढ़ी, जो एयर के बारे में पढ़ा, एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में पढ़ा, विंड के बारे में पढ़ा, कितनी तरीके की विंड होती हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।